हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर टॉपिक एंड दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा तो आगे की जो चैप्टर्स है उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स वेक्टर को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर है क्या वो तो आगे की बात है। पहले अपन एक यहाँ पे बात कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन का क्या मतलब है, पहले प्लेन आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे अपन ये चीज़ जानते हैं कि आपके पास सपोज दिस इज़ द फर्स्ट प्लेन एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स प्लेन का क्या मतलब होता है कि ये आपका जो एक्स और वाई से ये जो प्लेन बन रहा है दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? आपको ये बात पता होना चाहिए जो जेड इधर है वो एक्चुअली इधर होती नहीं है, ये है क्या, ये इस तरफ है, देखो यूँ आउटवर्ड। क्लियर है? ये आपके जेड एक्सिस किधर होता है, इस आउटवर्ड होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका जेड एक्सिस है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। ऐसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो गया आपका एक्स जेड प्लेन हो गया। क्लियर है बात? तो ये प्लेन होता है, पहले तो आपको ये समझना है। बात हो रही है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन क्या है, सपोज करो अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है तो एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है। इसका मतलब वो किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये जेड है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा है, ऐसे इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या होता है आपका मोशन इन अ एक्स जेड प्लेन। अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट वो यूँ जा रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका मोशन इन वाई जेड प्लेन। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा वेक्टर क्या है। सो वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वेक्टर समझने से पहले आपको स्केलर समझना पड़ेगा। जो क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। टू टाइप की क्वांटिटीज आपके पास होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ है, द क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें ओनली क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, बट इसमें क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। समझ आ रही है बात? अपन यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल अगर अपन लें तो जैसे डिस्टेंस, जैसे आप डिस्टेंस की बात करते हो तो अपन क्या बोलते हैं 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो अपन यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अगर मैं बात करूँ स्पीड, ठीक है, आप मान लो कहीं से आ रहे हो तो आप ये बोलोगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आ रहा हूँ, या फिर ये कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस इनमें क्या नहीं आती, कोई डायरेक्शन नहीं आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो स्टूडेंट्स टाइम के अंदर भी अपने पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ पावर के अंदर, पावर, ठीक है, पावर की अपन बात करते हैं तो पावर में भी कोई वर्क डन पावर में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन भी क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी ही अपने पास कैसी क्वांटिटीज हैं, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात? मतलब जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो वो क्या होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। बट ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिप्रेजेंटेड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट के लिए दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स के लिए अपन क्या बताते हैं, फोर्स के लिए अपन बोलते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन किस तरफ, पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई जाए। जैसे सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन आपको बताई गई। क्लियर है? या फिर आपको बोल दिया गया 10 न्यूटन फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है? जैसे फोर्स आप लगाते हो तो फोर्स आपने लगाया तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाया जाएगा, तो वो क्या है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें अपने पास क्या होती है डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे अपन बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन,
आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं आपको बताऊं और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी, तो आप लिख सकते हो जैसे द एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ऐसे आपके पास आता है टॉ। बेटा अब ये धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे आपके चैप्टर्स आएंगे टॉ इन सब के बारे में। तो टॉ की अपन बात करें तो ये भी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में? ऐसे डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में? इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। पहले अपन वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर क्या चीज़ है। क्लियर है? देखो, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे वेक्टर यूज करते हैं। जैसे अपन क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कैसे लिखा जाएगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को? देखो, उसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड ए कैप। यहाँ पर वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू होती है। जैसे अपन ने यहाँ पे बोला ना 10 न्यूटन या 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, ईस्ट क्या हो गई आपके पास? डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन, जिसको अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर है बात? अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि यूनिट वेक्टर भी क्या है, बस जस्ट थोड़ी ही देर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड बताया जाता है मॉड्यूलस ए लगाकर, एंड उसके अंदर उसकी डायरेक्शन बताई जाती है ए कैप लगाकर। आई बात समझ में? अब इसको आगे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे अभी अपन ने जैसे बोला कि ए वेक्टर क्या है आपके पास? दिस इज द ए मैग्नीट्यूड एंड ए कैप। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। ध्यान रखना, यही क्या होती है? डायरेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अपन इसको बोलते हैं। क्लियर है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरो से। अब यहाँ पे ये आपका होता है बेटा टेल, दिस पॉइंट इज टेल एंड दिस एरो पार्ट इज हेड। इसको अपन बोलते हैं हेड। याद रखना, जितनी इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ एरो, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज दिस इज द एनी वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर, ओके, एंड दिस इज द एनी अदर वेक्टर क्वांटिटी बी वेक्टर। तो मुझे ये बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। मीन ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? ए के मैग्नीट्यूड से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लेंथ किसको शो करिए? मैग्नीट्यूड को। इसके अलावा याद रखना, एरो की जो डायरेक्शन है वो शो करती है डायरेक्शन को, कि आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अपन उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही है ये वाली बात? ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो बेटा फर्स्ट टाइप आपका होता है इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर का क्या मीन हुआ? जैसे सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर है, सपोज दिस इज द एनी ए वेक्टर, ओके, एंड दिस इज द अनदर वेक्टर बी वेक्टर। याद रखना, अगर इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर दोनों ही सेम है, तो याद रखना वो इक्वल वेक्टर होते हैं।
अपन उन्हीं को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। मतलब ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इन्हीं वेक्टर को क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर बोला जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड इसकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है अनइक्वल वेक्टर। अब अनइक्वल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए, या फिर दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हो जाए, तो इसी को अपन को क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो आपके पास दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ, मान लेते हैं लेंथ अभी भी सेम है बट डायरेक्शन तो डिफरेंट हो गई ना। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी एक चीज़ डिफरेंट होती है दोनों में से, तो वो क्या होता है, आपका अनइक्वल वेक्टर होता है। मतलब ये दोनों क्या है, आपके अनइक्वल वेक्टर। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसका एक्स एंड दिस इज द वाई। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, ओके, बट दूसरा देखो डायरेक्शन सेम है बट क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ गया। अगर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के डिफरेंट होने से ये क्या हो गया, आपके अनइक्वल वेक्टर हो गए। और अगर दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, जैसे कि मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है एंड दिस इज ये आपका बी वेक्टर, डायरेक्शन भी डिफरेंट है एंड मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका अनइक्वल वेक्टर बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन में आता है यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर which has मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपने पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, केवल डायरेक्शन को बताना। ये कभी भी मैग्नीट्यूड क्योंकि इसका 1 होता है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ, सपोज करो ए वेक्टर है आपके पास इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आपके पास, ए कैप है, ठीक है। तो ये ओनली क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो सारी जो वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो ओनली केवल ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ए कैप इज द ओनली डायरेक्शन। तो यहाँ से आप चाहो तो ए कैप निकाल सकते हो इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर। यह आपका ए वेक्टर है, ये क्या है आपका ए मैग्नीट्यूड। तो यह आपका इसका क्या हो गया, एक तरह से फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे बात क्या आती है, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात करूँ, जैसे सपोज करो दिस इज द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो याद रखना एक्स एक्सिस के अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप। एंड जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन के कैप से। याद रखना आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहाँ पे है क्या, ये है क्या, समझते हैं अपन। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है अपने पास कि ये आपके पास एक्स और वाई प्लेन है। सपोज करो एनी पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पर ये जा रहा है, ए से बी की तरफ वो चला गया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किस स्पीड से जा रहा है, तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स एक्सिस में किस स्पीड से जा रहा है और वाई एक्सिस में किस स्पीड से जा रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस के अंदर 3 की स्पीड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, 3 आई कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस में स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, 3 है, और डायरेक्शन क्या हो गई, देखो दिस इज द आई कैप। ऐसे में वाई की बात कर रहा हूँ
तो ये आपके पास है 4 एंड दिस इज द जे कैप। सपोज करो y डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर, अगर ये यूं जा रहा है तो इसका मतलब x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। तो y की जो स्पीड है यहां से यहां तक जाने की वो क्या है 4। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायरेक्शन के अंदर, जे कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्या है आपके पास 3i कैप एंड प्लस 4j कैप। ये शो कर रहा है vx को, vx का मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द x एक्सिस। x एक्सिस में इसकी ये स्पीड है। ये क्या शो कर रहा है, ये y एक्सिस के अंदर स्पीड को शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं बोलूँ मान लो फोर्स है, कोई भी फोर्स है, फोर्स का मतलब अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया है ना, तो अपन ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि x एक्सिस में 3 न्यूटन, y एक्सिस में 4 न्यूटन एंड z एक्सिस के अंदर 5 न्यूटन की बात कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि x के अंदर, y के अंदर और z के अंदर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने पास कितना कितना मैग्नीट्यूड। ये अपने पास हो गया fx, मतलब x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड fy, मतलब y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया। और ये क्या हो गया आपके पास फोर्स इन द z डायरेक्शन। तो ये आपका ये अपने पास एक तरह से यूनिट वेक्टर का यूज है कि अपन डायरेक्शन बताते हैं कि x y z, ये अपन कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। मतलब ये हुआ यूनिट वेक्टर क्या बताता है अपन को, डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आगे चलें। अब आगे अपन चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स जीरो वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर या फिर इसको बोला जाता है नल वेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। देखो भाई होता क्या है, कई बार जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। वेक्टर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, नल वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो हो। अगर जीरो मैग्नीट्यूड है तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, जीरो वेक्टर है। जैसे इसकी वैल्यू ही जीरो है, इसके अंदर आप चाहो तो डायरेक्शन बता सकते हो, बट आपको पता है वैल्यू जीरो है। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई प्लेन में जा रहा है, तो जेड एक्सिस वहाँ पे लिखते नहीं अपन। जैसे मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, जेड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो के कैप। इसको आप क्या लिख सकते हो, जीरो के कैप। इसका क्या मतलब हुआ कि जेड डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। मैग्नीट्यूड इज जीरो। बोला आ गई बात समझ में। तो इसी को क्या बोला जाएगा, जीरो वेक्टर। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कोलिनियर वेक्टर, क्या आता है आपके पास, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। देखो दो वेक्टर जो क्या हो, एक, ध्यान समझना, दो वेक्टर हैं जो अपने पास या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। जैसे कि सपोज करो ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक आपके पास क्या दूसरा वेक्टर है, सपोज करो बी। क्लियर है, तो इनको कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है, कोलिनियर का मतलब वैसे तो क्या होता है, जो एक लाइन में हो, क्या हो, एक लाइन में। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ये एक लाइन में है कि नहीं है, तो ये एक्चुअली कोलिनियर होता है। बट यहाँ पे इसको भी बोला जा सकता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बेटा एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन पैरेलल शिफ्टिंग। ध्यान से देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है समझो। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि बिना डायरेक्शन चेंज किए, मतलब आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है,
इसके अलावा नहीं आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें चेंज किए बगैर किसी वेक्टर को मूव कर सकते हो तो वो होती है पैरेलल शिफ्टिंग। मतलब ये हुआ, देखो ये बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज मत करो, आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हो और आगे से ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेक्टर को आगे ले जाऊँ, सबसे पहले तो यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया और फिर इसको ऊपर ले जाऊँ। यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना अभी भी, नहीं मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किया है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। इसी को जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होते हैं वेक्टर, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। आ गई होगी आई होप ये आपको बात समझ में। आगे चलें, चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर ये तो अपने जो बेसिक डेफिनेशन थी वो थी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखो टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो आपका आता है वेक्टर, वो आता है पोलर वेक्टर। समझना, दिस इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर है क्या, पोलर वेक्टर है क्या, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में, याद रखना ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए इसके लिए, इन लीनियर मोशन में होना चाहिए। अब लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लीनियर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यूँ जाके ऐसे 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 जा रहा है तो भी वो क्या है, लीनियर मोशन ही है। तो अपन बात ये करें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास लीनियर मोशन में है तो उसके वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पोलर वेक्टर से। उन्हीं वेक्टर्स को अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो आपने v वेक्टर जो लिखा, ठीक है, जो क्या है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। समझ में आ रही है क्या बात, कौन सा वेक्टर है ये, पोलर वेक्टर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको आप जिस भी चीज़ से रिप्रेजेंट करो, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, अब फोर्स आप स्ट्रेट लाइन में लगाओगे तो आप इस फोर्स वेक्टर को क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, पोलर वेक्टर बोला जाता है। क्लियर है, जो भी वेक्टर आपकी स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप आपका होता है एक्सियल वेक्टर। क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। अब ये आता है रोटेशनल मोशन में, इन रोटेशनल मोशन। किस में काम आएगा, इन रोटेशनल मोशन। याद रखना किस में काम आने वाला है, रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में काम आएगा। अब रोटेशनल मोशन में अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ये घूम रहा है यूं, तो आपको पता है इसके बीच में एक एक्सिस होगी जिसके अलोंग ये घूमता है, ये एक्सिस है। अगर ये ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है, ध्यान से समझना, ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पर अपने पास जो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, याद रखना रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके एक्सियल वेक्टर होते हैं, वो एक्सिस की तरफ होते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अभी आपको ये बात समझ में आएगी या नहीं है, क्योंकि आगे इसका टॉपिक आएगा, है ना। जैसे मान लो ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है ना, तो आपको ये भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एंगल भी बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ये एंगल थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये वेलोसिटी है अपने पास, v वेलोसिटी है, लेकिन ऑब्वियसली ये एंगल ट्रेवल कर रहा है। क्या ट्रेवल कर रहा है, एंगल। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल मोशन में इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसको निकाला कैसे जाता है, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे अपन इसकी, डायरेक्शन पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, याद रखना। अब राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे किया जाता है,
ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास यूं घूम रहा है ऐसे, तो आप क्या करोगे, फिंगर को जिस तरफ ये घूम रहा है उस तरफ घुमाओगे, तो आपका थंब जिस तरफ होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो ये किधर होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए। किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। अगर यही मोशन ऐसे हो रहा होता तो, समझ में आ रही है बात, अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो आप फिंगर को इधर घुमाते हैं और डायरेक्शन किधर होती है एंगुलर वेलोसिटी की, डाउनवर्ड होती। जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मोशन है मान लो, ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया, डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, ये इधर आएगी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखना जो एक्सियल वेक्टर होता है उसमें रोटेशनल मोशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आती है वो सब आती है। कौन सी आती है मैं आपको बता रहा हूँ। आती है एक तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके अलावा टो आता है, टो, एंगुलर मोमेंटम भी आता है, ठीक है, काफ़ी क्वांटिटीज है। मतलब जिनके भी आगे एंगुलर लगता है वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन में होती है। लेकिन इसके बारे में भी ध्यान रखना, टो, दिस इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। और जो आपके नॉर्मली वेलोसिटी वगैरह होते हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मतलब जिनके आगे एंगुलर नहीं लगेगा वो क्या होती है, आपकी पोलर वेक्टर होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब अपने पास आता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, सबसे पहला आपका इसके अंदर जो लॉ आता है वो होता है ट्रायंगल लॉ। क्या होता है, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, क्या बताता है ये, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब भी अपन ट्रायंगल अप्लाई करते हैं तो जो भी वेक्टर होंगे ना, आपके पास दो वेक्टर होंगे, वो हमेशा कनेक्ट होने चाहिए। कैसे, हेड टू टेल, हेड टू टेल कनेक्ट। मतलब किसी भी वेक्टर का हेड किससे कनेक्ट होना चाहिए, टेल से। अब जैसे अपने पास दूसरा वेक्टर है, सपोज ये इस डायरेक्शन में है, दिस इज द बी वेक्टर। अब आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर। तो ये हेड है और ये टेल है। दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज टेल ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? तो आपको ये दिख रहा है ये क्या है अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका जो ट्रायंगल लॉ है वो ये कहता है कि अगर ये दोनों साइडें किसी एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, सही है बात, ये आपके पास एक साइड है ट्रायंगल की, दूसरी साइड है। तो अपने ये बोला कि ये जो वेक्टर है ना ट्रायंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसे ये बी वेक्टर ट्रायंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरी बात, ये दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि आपके पास अगर ये डायरेक्शन इधर है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। ये सेम ऑर्डर होता है। अगर ये उल्टा होता है, सपोज करो ये ऐसे होता ए वेक्टर और ये अगर ऐसे होता बी वेक्टर, तो ये होते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑपोजिट ऑर्डर बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहां पे बात किसकी कर रहे हैं अपन, कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड से साइड को, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इनका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड से। ये आपके पास ट्रायंगल की थर्ड साइड है, इससे ये रिप्रेजेंट होगा, मतलब ये रिजल्टेंट है। दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। क्लियर है बात? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब इसका क्या मतलब है, मतलब भी समझो आप, मतलब भी आपको समझना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। देखो समझना, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और अगर मैं इसका एरो इधर नहीं करके उल्टा कर देता तो बेटा ये होता है सेम ऑर्डर होना, ये होता है सेम ऑर्डर। देखो ये सेम ऑर्डर चल रहा है ना, बट यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में होता है।
ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये क्या हो गया ऑपोजिट ऑर्डर। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि अपने पास एक बोट है, बोट, ये वेक्टर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। एक बोट है, वो यूँ जा रही है ऊपर, बोट किसी पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर जा रही है कि नहीं, पानी के अंदर बोट चल रही है, ये वाटर है यहाँ पर। अब सडनली क्या हुआ, वाटर करंट चलने लगी, मतलब वाटर का जो फ्लो है वो इस तरफ होने लग गया। तो देखो ये वेक्टर आपको ये आपको क्या दिख रही है, ये क्या है, वाटर करंट है, ऐसे समझ लो आप। दिस इज द वाटर करंट। और ये क्या है, ये बोट की स्पीड है, ये क्या है, बोट की स्पीड है, बोट की डायरेक्शन है स्पीड की, ठीक है। तो अपन ने जो यहाँ पे लिया है वो इस डायरेक्शन में लेता कि आपको इजीली समझ में आए। अपन एक बार ये मान लेते हैं कि बोट की डायरेक्शन है इस तरफ और आपका जो वाटर का फ्लो है वो है इस तरफ। वाटर का फ्लो किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बोट भी किधर चली जाएगी, बोट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, क्योंकि अगर बोट इधर जा रही है उसको इधर वाटर करंट फ्लो करवा रही है तो इसका मतलब बोट की डायरेक्शन चेंज होकर इधर हो जाएगी। होता है ना नॉर्मल, जैसे बारिश आती है यूँ, ये बारिश आ रही है, ये बारिश आ रही है। अब मान लो यहाँ पे अगर हवा चलने लग जाए तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना, स्लेंट हो जाएगी डायरेक्शन। तो ये सब वेक्टर से समझ में आता है कि कितनी एंगल पे ये स्लेंट होगी, वो वेक्टर का काम है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे आप, बताओ उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो वाटर करंट है, दिस इज द वाटर करंट। ये क्या है, जब वाटर करंट इस बोट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो बोट की स्पीड क्या की जो डायरेक्शन वो इस तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ बोट ड्यू टू करंट, वाटर करंट के कारण इसकी ये डायरेक्शन बन गई। तो ये डायरेक्शन को बता रहा है। यही चीज़ यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये कोई वेक्टर है, ये आपका कोई बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। बोलो बात आ गई समझ में। तो ये आपका क्या होता है बेटा, ट्रायंगल लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लो आता है वो आता है पैरेललोग्राम लो। सेकंड इज पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो आता है। अब पैरेललोग्राम लो क्या है, ध्यान से समझो। इसके अंदर क्या होता है, याद रखना कि अपन यहाँ पे दो वेक्टर लेते हैं लेकिन हेड टू हेड जोड़ते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, हेड टू हेड। कैसे कनेक्ट होगा, हेड टू हेड। दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है। एंड ऐसे मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं बी वेक्टर है, ओके, दिस इज द बी वेक्टर। सेम टू सेम है, ये बात ध्यान रखना। इसी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने पैरेलल शिफ्टिंग सिखाया था आपको, क्या मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ ना। वही चीज़ अपन ने की है, कुछ नया नहीं किया है। अब बस यहाँ पे पैरेललोग्राम लो के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी क्या कैसे लैंग्वेज क्या होती है कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इसके डायगोनल के इक्वल होगा। यह आपको जो पैरेललोग्राम बनाया है इसके डायगोनल के इक्वल होगा। मतलब ये आपका आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एक जैसा ही है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर दूँ तो देखो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट है। आंसर दोनों से सेम आएगा बट ये इजी पड़ता है, बस ये है। क्लियर हो रही है बात। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम लो हो गया। मतलब ये डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। देखो ये लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड है। दिस लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट। ये वही एक सेम केस ले लो आप कि आपके पास कोई बोट यूँ जा रही है और इधर से क्या आने लगी, वाटर करंट, तो ऑब्वियसली बोट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और इधर चली जाएगी। आ रहा है समझ में। तो ये आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम लो होता है। कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए आर वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो है वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है क्या बात, बताओ। कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे आता है अपने पास नेक्स्ट पॉलीगॉन लो,
थर्ड इज पॉलीगॉन लो। पॉलीगॉन लो ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग ही होता है, ध्यान से देखो। पॉलीगॉन लो, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो ना, तब पॉलीगॉन लो अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल अपन ले रहे हैं, सपोज यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर है, दिस इज एनी ए वेक्टर, ओके। यस, दिस इज एनी ए वेक्टर, सपोज दिस इज एनी बी वेक्टर। ये क्या है आपके पास, बी वेक्टर है। ऐसे में बात करूं, सपोज दिस इज सी वेक्टर, ये आपके पास कोई भी सी वेक्टर है, एंड ये क्या है अपने पास, एक डी वेक्टर है। अब इन सभी वेक्टर को अपन क्या कर रहे हैं, एक साथ अरेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ए वेक्टर की डायरेक्शन अपने पास इस डायरेक्शन में थी, तो ये अपन ने बना दिया। इसके हेड से इसकी टेल को कनेक्ट करो बी वेक्टर की, तो ये देखो ये कनेक्ट हो गया ऐसे, ये आपका बी वेक्टर। अब इसके हेड से सी वेक्टर को कनेक्ट करना है अपन को, ये इधर चला गया, ये आपका हो गया सी वेक्टर। ऐसे इस सी वेक्टर से आपको क्या कनेक्ट करना है, डी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर हो गया। क्लियर हो रही है बात। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालो। कैसे, क्या था ट्रायंगल लो अपने पास कि ए और बी, यहाँ से इसकी जो थर्ड साइड होगी वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का ये आपके पास थर्ड साइड हो गई, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये रिजल्टेंट है और ये अपने पास हो गया, तो देखो सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, सेम ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो यहाँ पे था ही, और ये सी वेक्टर और ले लिया आपने। ऐसे यहाँ पे आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये डी वेक्टर यहाँ पे देखो सेम ऑर्डर में है, ध्यान समझना, ये देखो सेम ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट आ गया फाइनल, ये रहा। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, पॉलीगॉन लो। मतलब एक से ज़्यादा जब वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये आपका वेक्टर सम है। आ गई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 लॉज होते हैं, ठीक है, जिनको अपन को वेक्टर को समझने के लिए यूज़ करना होता है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब अपन इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। कौन सा रिजल्टेंट, अभी अपन ने जो ये रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं ना, ये वाला रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे पता लगेगा, तो इसको अपन इस डेरिवेशन से पता कर रहे हैं। ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। और आप याद रखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। नोट्स अगर बनाएंगे तो प्रॉपर आपको ये समझ में आता रहेगा, क्योंकि फिजिक्स से बेटा जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर मैग्नीट्यूड अपन निकालना सीख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखो। अपन ने कहा कि अपने पास एक वेक्टर है, सपोज दिस इज द एनी ए वेक्टर, ओके, एंड दिस इज एनी बी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम लॉ से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं इन दोनों का। अपन ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है बेटा, थीटा एंगल है। अब सबसे पहले क्या बनाओगे, एक पैरेललोग्राम बनाओगे। ये अपना एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा, ये होगा ना रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन को करना क्या है,
आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करनी है। क्या आप ड्रॉ करनी है बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसको भी आगे बढ़ा दो। क्लियर है? अपन ये बोल रहे हैं कि इस ए और बी के बीच में ये एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या ये सेम एंगल नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं बी वेक्टर को आगे लेके जाऊंगा, पैरेलल शिफ्टिंग बताई थी मैंने आपको। ये दोनों अपने पास जो लाइंस होती है पैरेलल होती है पैरेललोग्राम के अंदर, तो इसका मतलब ये क्या है? बी वेक्टर है। सही एकदम बात। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए मॉड्यूलस। ऐसे अगर ये आर है तो इसका रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर होगा। ऐसे ये बी है, ध्यान रखना। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बी होगा। समझ पा रहे हो? अपन को पता है ये ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये बी वेक्टर, तो इसके बीच का एंगल भी क्या माना जाएगा? थीटा माना जाएगा। अगर ये थीटा एंगल है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है सीधी सीधी। आपको ये साइड निकालनी है और ये साइड निकालनी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सको। ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, या पी क्यू आर एस ले लेते हैं अपन, वो सबसे बेस्ट रहेगा। दिस इज द पी पॉइंट, दिस इज द क्यू आर एस एंड टी। ये आपके पास है कि नहीं? तो बेटा यहां पर अगर अपने पास ट्रायंगल अपन लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, ये क्यू एस आर ट्रायंगल है। इसमें आप सबसे पहले साइन थीटा लगा दो। बताओ साइन थीटा क्या होने वाला है? साइन थीटा क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से बताओ साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? बताओ फटाफट। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आर एस अपॉन में क्या आएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? बी। दिस इज द हाइपोटेनस। तो आर एस की वैल्यू क्या होने वाली है यहां से? दिस इज द बी साइन थीटा। ये आपके पास आर एस की वैल्यू आ गई। ऐसे अपन क्या करेंगे? इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप मुझे ये बताइए इस ट्रायंगल के अंदर बेस कौन होगा? ये वाला, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया, है कि नहीं? तो यहां से बेस की वैल्यू क्या है आपके पास? क्यू आर। दिस इज द क्यू आर, हाइपोटेनस इज द बी, तो क्यू आर कितना आने वाला है? दिस इज द बी कॉस थीटा। तो दोनों वैल्यू आपको आ गई समझ में? मतलब ये वाली तो क्या हो जाएगी आपके पास? बी साइन थीटा, और ये वाली क्या हो गई? बी कॉस थीटा। बताओ कोई प्रॉब्लम? मतलब अपन को ये डिस्टेंस पता लग गई और ये वाली डिस्टेंस पता लग गई। तो अपन इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? पी आर एस। इन ट्रायंगल पी आर एस ट्रायंगल में क्या होने वाला है? आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल में वही क्या लगेगा? पाइथागोरस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है? ये वाली लेंथ, और लेंथ कौन होगा? मैग्नीट्यूड आर। तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो गई, ध्यान रख लेना। और ये क्या है आपके पास? सॉरी, ये क्या है? बेस। तो बेस को आप क्या लोगे बताओ? देखो इसका मैग्नीट्यूड तो ए है, और इसका मैग्नीट्यूड अपन को क्या मिला? बी कॉस थीटा। कैपिटल में लिखना है ना, बी कॉस थीटा। इसका क्या आ जाएगा यहाँ से? होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर लगना है यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? वैल्यू पुट कर दो। आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या करोगे? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। फॉर्मूला पता ही आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कर सकते हैं? यहाँ से देखो आप, ये और ये, इसमें से बी स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा? बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचने वाला है? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस 2 ऑफ ए बी कॉस थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ से आपके पास बचेगा 2ab cos थीटा। तो बेटा ये आपका क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ से रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका क्या लगाओगे, होल रूट। आ गई बात समझ में? मतलब अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगाकर। इसके अलावा अपन को यहाँ पे क्या करना होता है, इसके अलावा अपन को डायरेक्शन निकालनी होती है। डायरेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, टेन थीटा निकालना होता है। अच्छा, डायरेक्शन किसकी है ये भी बात समझो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर है ये। तो याद रखना, अगर ए वेक्टर से इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मुझे निकालनी है तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, अल्फा मान रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे tan अल्फा अगर आप लगाते हो तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये अल्फा एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ पा रहे हो? तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, b साइन थीटा, और बेस कितना हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों मिला के a प्लस बी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये आपका रिजल्टेंट निकाल सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ध्यान रखना। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, पहले इसका तो कुछ एक छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट और है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन को यहाँ पे क्या बात समझ में है कि ये आपके पास a वेक्टर है एंड दिस इज द एनी b वेक्टर, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एकदम सही है बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ केस बनते हैं। जैसे केस फर्स्ट में आपके लेता हूँ, केस फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। अगर थीटा 0 है, आपको पता होना चाहिए कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 हो गया। तो आपके पास r कितना आया बताओ फटाफट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका कितना आ जाएगा, रूट। अब खुद बताओ ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल रूट। ये इसको आप इससे कट करो, कितना बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी। मतलब एक सिंपल सा तरीका हुआ कि अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हो जिनके बीच में एंगल क्या हो, 0। जैसे सपोज करो ये a वेक्टर है, ओके, एंड दिस इज अनदर b वेक्टर, दिस इज अनदर b वेक्टर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0। देखो यहाँ समझ लो, अगर आप इस एंगल को 0 करना तो b को सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिशन कर दो। जैसे मान लेते हैं अपन, ये मान रहे हैं कि ये 5 यूनिट है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे इसकी यूनिट है 10 यूनिट। तो बताओ आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। समझ आ रही क्या बात? ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ऐसे अपने पास सेकंड केस बनता है, इफ एंगल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर यूं है और बी वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो आप क्या करने वाले हो, आर यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो ध्यान से समझना, cos 90, यहाँ पे 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0। समझना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट। ये आपका रिजल्टेंट होगा। मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? इसके बाद में केस थर्ड आता है। केस थर्ड आपका आता है, अगर अपने पास क्या है, 180 डिग्री का एंगल। 180 का समझते हो, मतलब दो एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे सपोज करो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ए और बी दोनों वेक्टर हो गए। इनके बीच का एंगल कितना है, दिस इज द 180 डिग्री। अगर ऐसा कुछ आता है तो वही फॉर्मूला लगाओगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब मुझे ये बताओ cos 180 यहाँ पे आ रहा है, cos 180 का मतलब होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, सो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज होल रूट, ये कट हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, a माइनस बी। मतलब सीधा सिंपल सी बात ये है कि अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस तरीके से, जैसे मान लो a वेक्टर है, ये आपके पास 10 यूनिट है और आपके पास b वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 5 यूनिट। तो आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी, ज़्यादा में से कम को क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब क्या आएगा, 10 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये आपके इसके केस हो गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास a वेक्टर है सपोज एंड दिस इज सपोज b वेक्टर। ओके, अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सपोज 10 यूनिट और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सपोज 20 यूनिट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकाला जाएगा, वही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री, कितना आएगा, कॉस 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अपन जानते a कितना है, 10 स्क्वायर, दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू आ जाएगी 10, b की वैल्यू आपके पास आएगी 20, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। आई बात समझ में? कितना आ जाएगा, 100 प्लस 400 प्लस यहाँ से आएगा 400, कितना आ जाएगा, 400 और यहाँ से √3/2, ये आपका रूट। इसको इससे कट कर दो, कितना आएगा, 200। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 500 प्लस 200 और यहाँ पे कितना आ गया, √3। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से अब यहाँ पे चाहो तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दो। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इस वैल्यू को पुट करके सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? तो डेटा मैंने अपने मन से लिया है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने पास क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, पर इसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे अपन और फिर इसको ऐड करके क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप वेक्टर का बेसिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू।